तो आज हम लोग समझने जा रहे हैं राज्य और राष्ट्र राज्य राष्ट्र प्रक्रिया या इसका राज्य राष्ट्र प्रक्रिया के साथ इसका निर्माण कैसे होता है ये समझेंगे, है ना। तो राज्य जो होता है उसके चार अंग होते हैं, मैंने आपको पहले भी ये बता दी थी। पहला जो इसका पार्ट है वो है इसके एक स्पेशल, इसका क्या होगा, भूभाग होगा। एक पहला पॉइंट, कोई भी राज्य पहले पॉइंट पर जो फैक्टर है उसकी पूर्ति करेगा भूभाग। दूसरा, उस भूभाग में रहने वाली क्या होगी, जनसंख्या। और जब जनसंख्या होगी तो उस पर रहने वाले जनसंख्या किसका निर्माण करेगी, संसाधन नहीं, सरकार। जनसंख्या सरकार बनाएगी और वो सरकार जो होगी वो कैसी होगी, हमारी साम्प्रदायिक नहीं होगी, संप्रभु होगी। अब ये चारों का अर्थ क्या क्या है ये मैं आपसे पूछूंगा और फिर बताऊंगा। एक भूभाग होना तो किसी भी राज्य के लिए बहुत जरूरी हिस्सा है कि उसका भूभाग है, उस पर रहने वाली जनसंख्या है, कोई भी होगी, कोई भी देश है दुनिया का, वो जनसंख्या का निर्माण अपने तरीके से कर रहा है। और वो जनसंख्या क्या चुनती है, अपनी सरकार। या तो वहाँ राजतंत्र होगा या लोकतंत्र होगा या तानाशाही होगी, जो भी होगा। इसके बाद जो सरकार है वो कैसी होगी, इसको सोवरेन स्टेट भी कहते हैं ना। तो ये स्टेट का कंसेप्ट चार चीजों से फुलफिल हो रहा है, आपका भूभाग है, आपकी जनसंख्या है, सरकार है, संप्रभु। तो ये तीन चीजें तो आपको बेसिक में समझ में आ रही है, लेकिन ये जो संप्रभु है इसका क्या मतलब है। कोई भी संप्रभु का मतलब होता है कि हम अपना निर्णय लेते समय किसी दूसरे सरकार पर या दूसरी शक्ति पर निर्भर न हो, हम अपना स्व निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हों। क्या भारत अपने निर्णय लेने से पहले अमेरिका या जापान से राय लेता है? क्या भारत अपने पार्लियामेंट में कोई भी अधिनियम पास करने से पहले चाइना से या पाकिस्तान की वजह से चेंज करता है, डर की वजह से? वो अपना निर्णय स्वयं लेता है। तो जब ये स्वतंत्र शक्ति है हमारे पास तो हमारा क्या कहलाएगा, संप्रभु। इसीलिए हमारी प्रस्तावना में भी कहा गया है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए इस तरीके से हमारी प्रियम्बल शुरू होती है। तो उस प्रियम्बल से ये वर्ड लिया गया है। तो भारत हमारा कैसा है, संप्रभु। लेकिन ये है राज्य निर्माण की प्रक्रिया। लेकिन दुनिया में कई देश हैं जो राज्य का निर्माण तो करते हैं लेकिन वो राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाए हैं। अब आपका बेसिक क्वेश्चन ये होना चाहिए, राष्ट्र क्या है। राज्य तो बने हैं सब, लेकिन राष्ट्र बनने के लिए हमारी बेसिक योग्यता क्या होनी चाहिए। उसके लिए हमारी बेसिक योग्यता है कि जब इन सभी में चारों कारकों में एक कारक जुड़ जाएगा और वो है एकता का भाव। जब इन सभी में एकता का भाव दिखाई देने लगे कि यहाँ की जनसंख्या आपस में बॉन्डिंग महसूस करने लगे कि नहीं ये देश हमारा है, हमें अपने देश को अपने से ऊपर रखना है, व्यक्तिगत हित से राष्ट्र हित सर्वोपरि है। बोलो, व्यक्तिगत हित महत्वपूर्ण होने चाहिए या राष्ट्र हित महत्वपूर्ण होने चाहिए? क्योंकि राष्ट्र हित महत्वपूर्ण होंगे तभी हमारी यहाँ से भावना पैदा होगी और वो भावना कहलाएगी राष्ट्रवाद। बाद मतलब मैंने बताया था इज्म, और इज्म का मतलब बताया था विचारधारा। मतलब राष्ट्र ही सर्वप्रमुख है, व्यक्ति सर्वप्रमुख नहीं। और जब ये भावना एकता की वहाँ आ जाती है, अब ये भावना आती किस किस से है एकता की भावना? एकता की भावना आती हमारी भाषा से। बोलो, यस सर। एकता की भावना हमारी आती है उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सभ्यता से, जो वहाँ सभ्यता है, और प्लस जो वहाँ की संस्कृति है। और इस सभ्यता और संस्कृति का एक लंबा इतिहास होना चाहिए जिस पर हमें गर्व हो सके, ठीक है। उस एकता का भाव हमारे पास आता है वहां पर फैली हुई रेलवे लाइन से।
रेलवे के द्वारा भी भावना का, क्यों पूरे भारत में जैसे समस्त क्षेत्र में रेलवे लाइन है, तो हमें एकता का भाव होता है कि नहीं? उस एकता का भाव हमारे पास चौथे नंबर पर आता है जनगणना से, कि हमारे देश में कितने प्रकार के लोग रह रहे हैं और कितने तरीके से हमारी एकता एक साथ चल रही कि नहीं। और भाषा से क्या मतलब है? भाषा से मतलब यही है कि हमने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन किया है। पंजाब के लोगों को पंजाब दे दिया, गुजरात के लोगों को गुजराती भाषा को गुजरात दे दिया, मराठियों को महाराष्ट्र दे दिया, बंगला के लिए बंगाल दे दिया, हिंदी प्रदेश के लिए उत्तर भारत में यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान सब दे दिए, हिमाचल के लिए हिमाचली को दे दिया, देना सारे राज्यों का गठन हमने भाषा के आधार पर 1953 में जो कोट्टी रामालू का आंदोलन था, जो आंध्र प्रदेश पहला भाषाई राज्य बना था, उस समय से लेकर आज तक गठन किया है। तो दुनिया में ये समझ सब जगह राज्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया सफल नहीं हो सकी है। क्यों? यूरोप में भी बाल्कन एक राष्ट्र वो है, प्रायद्वीप कई भागों में टूट गया, यूगोस्लाविया, स्लोवानिया, है ना, मोंटेनेग्रो, वो कई राष्ट्रों में टूट गया। इसीलिए हमारे यहाँ भी लोग आज़ादी से पहले अंग्रेज जो थे वो कहते थे कि ये देश कभी भी राष्ट्र नहीं बन पाएगा, ये अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सपेरे और लुटेरों का देश है, यहाँ ये देश का निर्माण ही नहीं होगा। लेकिन देश नहीं, आज हम यहाँ पर अपना कौन सा मना रहे हैं? गणतंत्र दिवस बिना किसी रोक टोक के मना रहे हैं, जबकि कई देश ऐसे हैं जो अपना स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता दिवस भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, हम कर रहे हैं। क्यों? हमारे यहाँ राज्य की भी पूर्ति हुई, राष्ट्र की भी हुई, और आज होता है। और एकता का भाव में देखने को मिलता है क्रिकेट मैच में, याद करो पाकिस्तान से जब भी मैच होगा तब हमारे यहाँ सब यूनिफिकेशन हो जाता है कि किसी भी तरह आज कौन जीतेगा? इंडिया। तो हमारे अंदर एकता का संचार होता है। तो क्रिकेट मैच भी ये संचार करता है। जनगणना भी तय करती है, रेलवे भी तय करती है, संस्कृति करती है, शिक्षा करती है, सब ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे हमारे देश को एकीकरण को बल मिलता है। लेकिन दुनिया में क्यों टूटे लोग, क्यों देश कई भागों में टूटे? क्योंकि वहाँ राज्य तो बन गया, लेकिन जो एकता का भाव आना चाहिए वो नहीं आ पाया। और एक कारक अपना है संविधान। संविधान इतना बैलेंस बनाया गया है कि उसने राष्ट्र की निर्माण की प्रक्रिया को पूर्णतः मजबूत स्तंभ दे दिया है कि नहीं? हमारे यहाँ जो भी सब कभी समस्या आती है, हम संविधान को पढ़कर उससे उसका हल निकाल लेते हैं। तो ये तो हो गया राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, राज्य की प्रक्रिया, इसमें हम सफल रहे। तो इसी में हमारा आज का टॉपिक है कि देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। अंग्रेजों का ऐसा विश्वास था कि हमने देशी जनता को सभ्य किया है। क्या हमने देशी जनता को कभी, हमारे भारत की देशी जनता को कोई सभ्य कर पाएगा? क्या हम असभ्य थे? क्या हम असभ्य थे पहले जो अब सभ्य हो गए? भाई हमारे यहाँ नालंदा तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटी, हमें कोई पढ़ाने आएगा? बोलो, हम दुनिया के विश्व गुरु रहे, आध्यात्मिक गुरु रहे, हमें कौन शिक्षित करेगा? तो ये जाना समझा एक प्रोपोगेंडा था, किसका? अंग्रेजों का। इसी तरह से हमें भ्रमित करना था, हमें ही नहीं दुनिया के और देशों को भी, कि हम यहाँ शासन नहीं कर रहे, हम तो इनको अच्छा सभ्य बनाने आए। अब बताइए सभ्य लोगों को भी क्या सभ्य बनाओगे आप? तो ये फाल्स प्रोपोगेंडा था, है? और दूसरी बात अब देखिएगा इनका और क्या है कि 1812 के आसपास हमारी जो जनसंख्या में जो लिटरेसी रेट थी वो 90% प्लस थी। जनसंख्या में हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग 90% से ज़्यादा थे। और 1947 में जब ये छोड़कर जा रहे हैं भारत देश को, तो हमारी जनसंख्या की जो लिटरेसी रेट है वो 30% रह जा रही है। तो इन्होंने आके हमें सभ्य बनाया है और असभ्य बना के चले गए। और एक तर्क देते हैं हम आपको कि 18वीं सदी में आपने देखा होगा, इससे पहले वाले चैप्टर में बताया है कि उस समय हमारा सूती वस्त्र उद्योग में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हमारा जीडीपी में 23% योगदान था। पूरी दुनिया का 100 रुपया माना जाए, उसमें 23% किसका था? अकेले भारत का। और जब ये 1947 में छोड़कर जा रहे हैं तो हमारा योगदान कितना रह गया? तो ये हमें
व्यापारिक रूप से समृद्ध करके गए या लूट कर गए? भाई जहाँ 23 था वहाँ तुमने 3 छोड़ दिया, जहाँ हम 90 के आसपास थे शिक्षित वहाँ तुमने हमें 30 पे छोड़ दिया। तो हमारा कोई विकास नहीं हुआ, हम तो और तरीके से आपके द्वारा शोषित किए गए, शोषण किया गया हमारा। तो हमें कोई देसी जनता को इन्होंने सब नहीं किया, प्रोपोगेंडा था। और हाँ, जितने भी इन्होंने सर्वे किए इस देश में, उन सर्वे का आधार सिर्फ इतना था कि किसी तरह भारत के बारे में सर्वेक्षण से डाटा जुटाए जाए और उस डाटा से कैसे आंकड़े लाए जाएं कि इनको डिवाइड एंड रूल किया जा सके। अब ये जो जनगणना का एक डाटा है इन्होंने करवाई 1881 में प्रॉपर जनगणना, है ना, जिसको रिपन के काल में माना गया पहली लिखित जनगणना हुई 1881 में। 15वीं हो चुकी है, अब ये 16वीं होनी है 2022-23 में, जिसको डिजिटल सेंसस कहा जाएगा। लेकिन 2011 वाली 15वीं थी, अब 16वीं होनी है। उस समय इस जनगणना से क्या इन्होंने आधार निकाला था? उन्होंने उस समय इस जनगणना से निकाला था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन ये कितने कितने हैं इंडिया में। तो इनकी कोई मंशा ये नहीं थी कि इस जनगणना से इनके आंकड़े निकाल के इनको हमें शिक्षित करना है। इनका आधार इतना था कि कितने हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने सिख हैं, कितने क्रिश्चियन हैं, कितने बौद्ध हैं, कितने जैन हैं। यदि ये पता लग जाए तो किसी तरह इन्हें डिवाइड एंड रूल से बांटो और राज करो की नीति को सफल बनाया जा सके। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को लड़ाना है मुस्लिम से और मुस्लिम को लड़ाना है हिंदुओं। और इसी से एक ऐसा नेता पैदा कर दिया जाता है सर सैयद अहमद खान, जो इनके बुर्जुआवादी नेता थे, पढ़े लिखे थे, जिन्होंने बाद में जाके शिक्षा संस्थान डाला जिसको एंग्लो है ना, जिसको इस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाते हैं, है ना। तो ये सर सैयद अहमद खान ने एक नई अलगाव की राजनीति शुरू की, जिसके द्वारा धीरे धीरे मुस्लिम लोग अलग होते गए। एक नया बीज पड़ा सांप्रदायिकता का। धीरे धीरे यही बीज आगे जाके इस सन में फला फूला 1909 जब मार्ले मिंटो सुधार होता है। तो सांप्रदायिकता का बीज यहाँ जाके मजबूत हुआ और 1919 में जाके ये और मजबूत हो गया, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिमों को अलग एक आरक्षण दे दिया गया। 1919 में सिखों को दे दिया गया। उसके बाद 1940 में जाके आप देखोगे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग रखी गई। और 1947 में 46 में जाके आप देखोगे डू एंड डाई का कंसेप्ट आया। तो उन्हीं के साथ उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एक्शन डे के द्वारा उन्होंने पाकिस्तान की एक नया ही राष्ट्र निर्माण ही कर दिया। और धीरे धीरे आज़ादी के समय हम दो देशों में दो राष्ट्र सिद्धांत के आधार पर दो राष्ट्र में बदल गए। तो ये तरीके का आज का टॉपिक का बस 2 लाइनें हमें आज इसलिए व्याख्या करना था कि ना तो हमारे राष्ट्र को शिक्षित किया गया, ना हमारे देसी जनता को सभ्य बनाया गया। ये एक इंटरनेशनल फॉल्स प्रोपोगेंडा था जो कि दुनिया में जानबूझकर लोगों को भ्रमित करने के लिए फैलाया गया। क्योंकि इंग्लैंड जानता था कि जहाँ 1776 और 1783 में हमारे हाथ से एक सोने के अंडे देने वाली मुर्गी निकल गई है जिसका नाम था अमेरिका, कहीं उसी तरह भारत भी उनके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए ऐसे प्रोपोगेंडा फैला के भारत को अपना उपनिवेश बनाए रहने की एक योजना थी। और उस योजना को फलीभूत करने के लिए उन्होंने जनगणना कराई और यहीं बंटवारे के बीज डाले और वही बंटवारे के बीज लगातार फलते फूलते रहे और लगभग 200 साल हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ दिया गया। इन्हीं सबके जो विद्वान लोग हैं जिन्होंने सर्वे किए, उन्हीं सर्वे के आंकड़े इस चैप्टर में हैं, जिसका डिटेल वर्णन कल पढ़ के आएंगे तब फिर करेंगे। आज सिर्फ इसके टॉपिक को समझे, इतना समझ में आ गया ना? यस सर। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि आगे इनके विद्वान क्या हमारी तरफ सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे या उनका दिखावा था। दिखावा था तो कैसे था, इस सब का पर्दाफाश होगा कल। थैंक यू।